हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिखें। यश क्लास नहीं आते, कल नहीं आए थे, यहाँ से छोड़ने आते हैं आप इनको। शाम को बीमार होते हैं, आधे दिन बीमार होते हैं। अच्छा, बीमारी क्या थी वो एक तो बता पाएंगे थोड़ा? हेडेक था, ठीक। अब ठीक है, आराम है। सवाल लिखें। फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम when given that its ionization potential, its ionization potential is equals to 122.4 volt, 122.4 volt। कल हल्का सा अलग था इससे, बस हल्का सा अलग था वो। हाँ जी, करें करें, सब लोग आ गया। देखिए आप, फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम when given that its ionization potential is equal to 122.4 volt। हाँ जी बेटा, 122.4। हाँ जी, हो गया है, बताऊं? रितेश आप बता दें, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? नहीं, बेसिकली एक अगर एक शेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसको बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम नहीं, मतलब मैक्सिमम नहीं, आपने बोला मैक्सिमम, तो इस केस में आप बताएं, जब ये इसको बाहर निकालना है तो एन इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना? तो एन जीरो, एन को इन्फिनिटी करेंगे तो जीरो हो गया, और लोअर मोस्ट लोएस्ट करेंगे तो एन इक्वल टू वन करेंगे, एन इक्वल टू वन करेंगे तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इज सिंपली जेड स्क्वायर इंटू 13.6, और ये दे रखा है 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व कर लेंगे तो जेड 3 आ जाएगा। नहीं, अगर ज्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इट इज जस्ट टू ब्रेक दैट बाइंडिंग। ठीक, समझ में आ गया? वो भी बताएं आप आराम से, क्या क्या करें। फोटोन क्या होता है? पूरी पिक्चर देखें कहां से शुरू हुई है। पहले चैप्टर नंबर, हाँ जी, आवाज नहीं करेंगे, चैप्टर नंबर 9 में हमने देखा लाइट रे है, फिर देखा लाइट वेव है, फिर क्या देखा? लाइट पार्टिकल है। जो पार्टिकल है लाइट का वो फोटोन है। अगला सवाल लिखें। फाइंड मैक्सिमम वेवलेंथ, फाइंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑफ हाइड्रोजन एटम। निकाल रखा है, पीछे नहीं देखना, दोबारा निकालना है। हरी अप।
हो रहा है? आप आए नहीं थे, वीडियो नहीं देखी फिर आपने? देख लेते यार, आज देख लो। ये तीनों चैप्टर बहुत आसान है, क्यों आप एब्सेंट क्यों हो गए थे? चलो मैनेज कर लो अब, है ना, ये चैप्टर आसान है, इनको ऐसे जाने मत दो आज से। मेरे पास जो आंसर अवेलेबल है 40400 एंगस्ट्रॉम। अरे फॉर्मूला आपका 1/λ/r, या इसको भी अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना चाहें ना तो 912 1/n1² माइनस 1/n2²। मैंने आपने जो लिखवाया था मैंने वही लिखा था। मेरे पास जो आंसर अवेलेबल है वो 40533। कोई बात नहीं, मतलब हाँ, वो कैलकुलेशन में आपकी एरर हो सकती है, ऑर्डर तो सेम है ना, आसपास ही है उसके। आप चेक कर लें एक बार सोल्व करके, यही आ रहा है क्या? करें सब लोग, यही आ रहा है, सेम आ रहा है, तो आप पीछे ठीक कर लें। क्या बोला है? मिनिमम वेवलेंथ। क्या बोला है? एक मिनट। मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी? जब एनर्जी मिनिमम होगी। मिनिमम कम होगी जब जब उससे जस्ट ऊपर वाले से आएगी। ब्रैकेट सीरीज है, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट, एंड जो फाइनल होना है वो 4 होगा, तो 5 to 4, 5 to 4 रहेगा। यहाँ क्या लिखते हैं? नीचे वाला, नीचे वाला। ये मुझे कैसे याद रहता है? देखो, ये नंबर पॉजिटिव बनाना है ना, पॉजिटिव बनाना है, तो ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जब ये वाला नंबर छोटा होगा, मतलब n की वैल्यू छोटी होगी, तो फिर बड़ा हो जाएगा, तो नीचे वाला लेवल पहले आएगा। अब आप पुट कर दें 1/16 माइनस 1/25, सोल्व करके देखें। सौरभ, हो रहा है सवाल? बहुत बढ़िया। सौरभ, तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीदें इसलिए हैं कि तुम यार, सबसे नहीं होनी चाहिए। सब एक टीचर का क्या कर्तव्य होता है? हाँ, तो बस सबसे डेफिनेटली उम्मीद, मेरा टारगेट ये है कि कम से कम 5-7 सिलेक्शन हो, और आधे बच्चों के 90% से ऊपर आए, आधे बच्चों के 80% से ऊपर आए, 80% से कम कोई ना हो। अभी 4 महीने आपकी जो खिंचाई होगी, अभी आपको पता लगेगा, एक बार आप घूम आए थोड़ा सा। कितना आ रहा है? 40। आपका सेम आ रहा है? मैं सोल्व करूं? ये सही है? परसों आराधना ने बताया था। आप चेक योर कैलकुलेटर। सबका आ रहा है, आप चेक कर लें, अलग से पूछ लेना मेरे से। अगला सवाल लिखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, find the value of magnetic induction at the proton due to electron motion. Find the value of magnetic induction, ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोशन, comma, if the radius of first orbit, if the radius of first orbit of hydrogen atom, if the radius of first orbit of hydrogen atom is 0.5 angstrom, 0.5 angstrom, and the speed of electron, and the speed of electron is 2.2
10⁶ मीटर पर सेकेंड। चैप्टर 4 का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एक प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्या पूछा है? मैग्नेटिक फील्ड एट लोकेशन ऑफ प्रोटॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमेगा उसके कारण एक करंट बनेगा। तो करंट कैरिंग लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, उसका फॉर्मूला, हाँ शाबाश, म्यू नॉट आई बाय 2r होता है। हाँ ठीक है ना। तो म्यू नॉट आई बाय 2r करेंगे आप, और वहां पे आपको आई चाहिएगा। अब जब एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है सर्कल में, तो उस इलेक्ट्रॉन के मोशन के इक्विवेलेंट करंट कैसे निकालते हैं वो हमने किया हुआ है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, देखो सवाल समझ लें। सवाल क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काटेगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालना है। क्या इस मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम एक करंट कैरिंग लूप की तरह मान सकते हैं? मान सकते हैं। तो उस करंट कैरिंग लूप के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r। इसमें अब आई की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट करंट कितना होगा, वो आई होता है आपका। देखो, एक एक चक्कर में एक पर्टिकुलर पॉइंट से ई चार्ज पास करेगा। ई चार्ज पास करेगा और टाइम पीरियड मान लो टी लगा। टी इज टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवोल्यूशन। टी को आप लिख सकते हो 2πr/v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया करंट का। यहां पुट करेंगे और चेक करें कि सारी वैल्यूज गिवन है क्या। हल्का सा मिक्स किया है दो चैप्टर्स को। हाँ हाँ सोल्व करना है। आर गिवन है, वी गिवन है आपको, ई पता होता है, म्यू नॉट बाई 4 पता होता है। म्यू नॉट बाई 4 इज 10⁻⁻7। ये फॉर्मूला रिकॉल कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फॉर्मूला रिकॉल कर पा रहे हैं अगर आप चैप्टर 4 के म्यू नॉट आई बाई 2r, तो अच्छी बात है बहुत। सब लोग कह रहे हैं एग्जैक्ट है। हाँ जी, म्यू नॉट बाई 4 की वैल्यू होती है 10⁻⁷। क्लास के बाद चेक कर लेंगे बेटा। 4 नहीं तो बना लो कहीं पे ना, 4 अब बना लो। और ये आएगा ना यार, यहां से आएगा। देखो जब आई की वैल्यू पुट करोगे तो नीचे पाई आएगा। हाँ नहीं, आप उसको आप पहले रख लो। हो गया? नहीं, आंसर यहाँ पे 14.08 टेस्ला। आपका 7 आया, कोई 2 छोड़ा आपने कहीं पे। हाँ हाँ डेफिनेटली मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना बाकी सब चीजें। क्यों? यहाँ पे तो बाकी चीजें तो सारी उसमें है ना, वी भी मीटर पर सेकंड में है। एंगस्ट्रॉम को यहाँ मीटर में कन्वर्ट करेंगे भैया। मेरे पास जो अवेलेबल है 14.08 है। ये है साहिल? हाँ जी बेटा, ये आंसर है इसका। इसके बाद कुछ भी नहीं करना, आप चेक इसको यहाँ पे पुट करो। देखो B इक्वल टू म्यू नॉट ई वी 2r आपका पहले से है 2πr, तो म्यू नॉट बाय 4 तो एक बन गया। हाँ जी, एक आर और आएगा। हाँ, ई वी बाय आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू पता है,
इसकी पता है, इसकी दे रखी है, इसकी दे रखी है, पुट करेंगे तो आ जाएगा आंसर। मीटर में पुट करना है, एंगस्ट्रॉम में नहीं करना। क्यों करना है मीटर में? बाकी सब ऐसा यूनिट्स में है। ठीक, अगला सवाल लिखें। फाइंड द रेशियो ऑफ find the ratio of equivalent currents due to electron motion in first and second orbits of hydrogen atom. इन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसके कारण जो इक्विवेलेंट करंट बनेगा फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट में, उनका रेशियो कितना होगा। तो आप जनरल प्रोपोर्शनलिटी वाले सिंबल यूज करके करें उसको। हाँ जी, 8:1। आप V बता दें N पे कैसे डिपेंड करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, Z तो 1 है, तो आप बताएं V कैसे डिपेंड कर। 1/N चेक कर लें। ठीक है, और R कैसे डिपेंड करता है? N स्क्वायर पे या N पे? चेक करें, फॉर्मूला देखें आप। N स्क्वायर पे, N स्क्वायर पे। तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे V इज प्रोपोर्शनल टू 1/N एंड इट इज N स्क्वायर, तो ये क्या N क्यूब पे डिपेंड करेगा करंट, है ना। करंट, इक्विवेलेंट करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/N क्यूब। अब आपकी फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट का आप करंट मान लें 1 हो गया। रेशियो लेंगे तो I1 is to I2 is 8:1। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी वाले सारे रिजल्ट आपको टिप्स भी होने चाहिए, बहुत यूज आएंगे बार बार, कि आर कैसे डिपेंड करता है, वी कैसे, ई कैसे। हाँ जी, सवाल लिखें डायग्राम में साथ में। फॉर द गिवन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, obtain the relation between λ1, λ2 and λ3। for given transition of electron, obtain the relation between λ1, λ2 and λ3।
फिर तुम कहोगे कि सर हमें ही कहते हो, कहोगे ना, तो इसका पापा है तुम, फिर तेरी क्या दिक्कत है? हैं जी? अरे आवाज नहीं, इक्वालिटी में निकालना आपको। जी जगह बन जाएगी वहां, थोड़ा सरका लो उसको। नहीं मतलब उसी बेंच पे बन सकती है। हाँ जी बच्चों, आसान सवाल है वैसे तो, नहीं हो पा रहा है। रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, सिंपल है मतलब स्ट्रेट। ऐसा कुछ है यार, मैंने एनर्जी की वैल्यू पुट करने के लिए नहीं बोला है। हाँ, आपको इन λ1 λ2 λ3 का रिलेशन निकालना है। दिखाओ क्या किया है। अच्छा एक्चुअली आप ये मिसअंडरस्टैंडिंग है आपकी कि यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। ये रैंडम एनर्जी लेवल्स हैं, E1 E2 E3। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है। हाँ, बात समझ में आई? ये रैंडम एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी लेवल 1 2 3 कुछ नहीं बताया गया है, सिर्फ ये बताया गया। सुने अब ध्यान से, क्या ये वाला एनर्जी गैप विल बी इक्वल टू सम ऑफ दिस एंड दिस? तो इस फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी? hc बाय λ3 इक्वल टू hc बाय λ1 प्लस, बताएं, आ गया रिलेशन? हाँ तो बताना चाहिए था, ये आपका नीट में आया हुआ सवाल है। हाँ जी, नहीं शुरू में लोग हंसते ही हैं, फिर बाद में आपको एक्सेप्ट करते हैं। तीन स्टेज होती हैं, पहले हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, फिर विरोध करते हैं, और फिर स्वीकार्यता आती है। हाँ मतलब ये क्रॉस होने के बाद यू विल बी डन, एस्टेब्लिश्ड। क्या कर रहे हो? हाँ, लिखे अगला सवाल। हाँ हाँ, इन तीनों के बीच का रिलेशन निकालना है, वो आ गया है। हाँ, अभी आप इसको सेकंड स्टेज में इसको लाना चाहते हैं कैसे, क्या करें? हाँ, आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। आगे लिखें, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम is in a state of ionization energy, hydrogen atom is in a state of ionization energy 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे हाइड्रोजन मेंशन कर रखा है, ध्यान दें आप, पहले वाले केस में कोई एटम मेंशन नहीं किया था। हाइड्रोजन एटम इज इन अ स्टेट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फुल स्टॉप। if it makes if it makes a transition to the ground state
if it makes a transition to the ground state, what is the energy of emitted photon? What is the energy of emitted photon? आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी लेवल की हो सकती है, सिर्फ ग्राउंड लेवल की नहीं होती है। 0.85 कौन से लेवल की होगी ये आपको देखना है। हाँ जी, ये बताएं वंदिता, अगर किसी इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एनर्जी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कौन से लेवल में होगा? फोर्थ में होगा। अब फोर्थ से ग्राउंड पे आना है, वहां -0.85 है या -13.6 है, इन दोनों का डिफरेंस आपका आंसर होगा। दोबारा बोल रहा हूं मैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है? 0.85। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा, 3.4, 1.51, 0.85। तो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस करके ये इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इस स्टेट में, नीचे वाले में कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन नीचे आया है और फोटोन रिलीज हुआ है तो इन दोनों एनर्जी का गैप निकालना है। तो 13.6 माइनस 0.85, आंसर आपका 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन, एक एक्सरे का सवाल और करेंगे फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखिए आप, हाँ जी, एक्सरे ट्यूब इज ऑपरेटेड, एक्सरे ट्यूब इज ऑपरेटेड at 2 million volt, at 2 million volt, मतलब 2 into 10 की पावर 6 वोल्ट बेसिकली। the wavelength of the shortest wave, wavelength of the shortest wave produced will be around, फॉर्मूला बताएं कौन सा? फॉर्मूले पे डिपेंड करता है बेटा, कौन सा फॉर्मूला आप लगा दिखाओ। कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे पहली बात तो ये 1/r नहीं होता है, 1/λ = r होता है। हाँ हाँ, पर आप इसको वैसे 912 के फॉर्म में यूज करेंगे तो उस r को हटा के नीचे 1/912 कर सकते हैं। जब आप 912 यूज करेंगे इसकी वैल्यू नीचे, तो ये एंगस्ट्रॉम में आएगी, लेकिन जब ऊपर r है और उसकी वैल्यू 1.1 की पावर 7 वाला करेंगे तो मीटर में आएगी। मैंने लिखवाया था ये।
जीरो कैसे? हाँ, देखते हैं। एक्सरे ट्यूब में क्या हो रहा होगा? एक्सरे ट्यूब में आप एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा रहे होंगे, जो कि आपको इंसिडेंट कराना है। अगर वो 2 मिलियन वोल्ट में एक्सेलरेट कराया है तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी? 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको सोल्व कर लेंगे ना, उसका चार्ज पुट करके और वो वोल्टेज पुट करके, ठीक है? तो आपके पास एनर्जी अवेलेबल है। अगर वो सारी की सारी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में खर्च हो गई, या मतलब उसको निकालने में खर्च हो गई, तो जो ऊपर कुल मिला के देखो, आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करना है एक्सरे में। तो सारी की सारी अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एक्सरे में कन्वर्ट हो जाए तो मैक्सिमम एनर्जी आएगी और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी। तो आप इसको बराबर कर दें फिर एच सी बाई लैम्डा के। दोबारा बता रहा हूं मैं, एक इलेक्ट्रॉन को आपने एक्सेलरेट कराया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी हो गई, अगर ये सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एक्सरे में कन्वर्ट हो जाए तो एक्सरे का जो फोटोन है उसकी वैल्यू हो जाएगी एच सी बाई लैम्डा, इतनी एनर्जी। जब ये एनर्जी मैक्सिमम होगी तब ये वेवलेंथ मिनिमम होगी, ठीक है? सवाल कौन सा था? क्लास के बाद बात करते हैं ना, टाइम रहेगा मेरे पास। हाँ जी, कर लेंगे सवाल। कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू पुट कर देंगे पहले। ये 1.6 10 की पावर -19 और वोल्ट में दे रखा है। कितना वोल्ट है? 10 की पावर 6। ये आपकी जो एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तब आएगी जब आप इसको ई रखोगे। तो ये हो गई 2 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात समझ में आई क्या? अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपने चार्ज की वैल्यू पुट कर दी है, वो एनर्जी आपकी जूल में आएगी। अगर आप यहाँ पे सिंपली ई रख के इसको यूज करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगी 2 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? इसके बाद आप एच सी कितना होता है? 12,400 बाय लैम्डा, ये एंगस्ट्रॉम में निकलेगा। फिर इसको साइड ले आओ, उसको साइड ले जाओ, सवाल सोल्व करो, आंसर बताएं कितना आएगा। एंगस्ट्रॉम में आंसर निकालेंगे। हाँ, जो आंसर है शायद ये 6 इंटू 10 की पावर -3 एंगस्ट्रॉम, ऐसा आ रहा है। यही है क्या? सोल्व करेंगे इसको तो ये, हाँ यहाँ पे ऑप्शन के फॉर्म में है तो यही आपका क्लोजेस्ट हो सकता है। 12400, ये आपका आंसर रहना है। तो 10 की पावर 6, हाँ तो आपका 6 तो नहीं आ रहा है, 6.2 आ रहा है ना? कोई बात नहीं, वो आप उसको देख लें। आंसर इसको अप्रोक्सीमेट, ये ऑप्शन में एक दे रखा था तो क्लोजेस्ट ही है, ठीक है? इतना ही करते हैं, चैप्टर डन हो गया मेरी तरफ से। कल का क्या काम रहेगा आपका? डाउट्स ले, कौन से चैप्टर पहले लेंगे? ऑप्टिक्स के। आप डाउट्स भेज देना मेरे पास, एक बच्चा भेज देगा तो मैं देख लूंगा। और बच्चे क्या मंगल ग्रह से बुलाए गए हैं? छुट्टी क्यों है?